बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 जो ओल्ड बुक में है, और इसी ओल्ड बुक को न्यू बुक बना के मार्केट में लाया गया है, तो उस हिसाब से मैट्रिक का चैप्टर नंबर 4 होगा ये केमिस्ट्री का। लेकिन बहरहाल न्यू शक्ल में दे दिया गया है, तो सब कुछ वही जो कि ओल्ड बुक में है। तो चैप्टर नंबर 14 सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं तो ओल्ड बुक के हिसाब से ही देखूंगा इसको। चैप्टर नंबर 14 सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है भाई, हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट वीडियो जो है ना वो पार्ट 1, ये सल्फ़र सीरीज़ चलेगी अब, और इसका पार्ट 1 होगा। दूसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, सिर्फ सल्फ़र और उसके कंपाउंड्स ही हैं। तो ये सल्फ़र सीरीज़, सल्फ़र पार्ट 1, इससे चलेंगे। देखें कितने वीडियोस बनती हैं, 4-5 बड़ी वीडियोस बनेंगी। और तो फर्स्ट वीडियो हमेशा तफसील से देखें, सुकून से देखें। बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताता हूँ, और इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन टू सल्फ़र, सल्फ़र से तारुफ हासिल करेंगे कि सल्फ़र क्या है। और एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र। 3 एलोट्रोप्स जो दिए गए हैं यहाँ पर, रोम्बिक सल्फ़र और जो है मोनोक्लिनिक सल्फ़र और प्लास्टिक सल्फ़र, और इनकी प्रिपरेशंस भी देखेंगे साथ साथ कि इनको तैयार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम देखेंगे ही। लेकिन हमेशा चैप्टर जब फर्स्ट किसी भी चैप्टर का पहला पार्ट बनता है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई साहब ये बुक खोलें आप और इसके टॉपिक्स को देखें। ये पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन, बुक खोलें उसमें देखें आप, इंट्रोडक्शन टू सल्फ़र है, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये बता दी, रोम्बिक सल्फ़र हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया और प्लास्टिक सल्फ़र। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो इसमें शुरू होगा वो होगा अक्रेंस। ये सल्फ़र पाया कहाँ जाता है, अक्रेंस, और इसकी एक्सट्रैक्शन, ज़मीन से जो हम खोद के इसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र। यह है दूसरा बड़ा टॉपिक। पेज नंबर 253 ओल्ड बुक है 14.2। इसमें अकरेंस भी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र, फ्रेश प्रोसेस इसमें आ जाता है। फिर तीसरा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ वाला है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ़र। इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये पेज नंबर 254 से 255 256 तक जा रहा है। और इसी में एक छोटा सा टॉपिक है यूजेस का। ठीक है, ये जितनी डिटेल अभी आपने सुनी है, ये इंट्रोडक्शन टू सल्फ़र, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र, जिसमें रोम्बिक सल्फ़र है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र है, प्लास्टिक सल्फ़र है, उसके बाद अकरेंस, इसकी एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र है, फ्रेश प्रोसेस है, फिर प्रॉपर्टीज़ हैं सल्फ़र की, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और यूजेस हैं। ये सब कुछ एलिमेंटल सल्फ़र से मुताल्लिक है। एलिमेंटल सल्फ़र यानी कि सल्फ़र की एलिमेंटल फॉर्म से मुताल्लिक। उसके बाद इसमें हमारे पास जो कंपाउंड आ जाता है सल्फ़र का कंपाउंड, उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। पेज नंबर 256 पे 14.4 इसका लिखा हुआ है। इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस पर मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल साल भर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। रिक्वेस्टेड अपलोड वाला की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें देखें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस पर तो मैं बना चुका हूँ। और सल्फ्यूरिक एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैं। और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। मतलब ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये हिस्सा जो है वो एलिमेंटल सल्फ़र से मुताल्लिक है,
और सल्फ्यूरिक एसिड की जब बात आ रही है, इसकी प्रिपरेशन की बात आ रही है, और इसकी एक्सट्रैक्शन की बात आ रही है, इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आ रही है, इसकी यूजेस की बात आ रही है, ये सब कंपाउंड जो है सल्फ़र का एक कंपाउंड जिसको H2SO4 कहते हैं, इसके हवाले से ये डिटेल्स हैं। तो चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ये ओवरव्यू पूरे चैप्टर का ले लेने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ भाई ये सब कुछ है, ये हम आगे करने जा रहे हैं। अब चलते हैं इस टॉपिक की तरफ हमारे। मैं हमेशा आपको बताता हूँ एक चीज़ कि आप इससे बाहर न जाया करें। क्या है वो चीज़? वो छोटी मोटी चीज़ कोई नहीं है, वो हमारी दुनिया है, वो हमारी अर्थ है, ये जिस पर हम रहते हैं। इस अर्थ पे 4 एरियाज़ हैं। एक ज़मीन के ऊपर है, एक ज़मीन के नीचे है, दूसरा एरिया, तीसरा हवा में है, और चौथा पानी में H2O। तो हमारी ज़मीन पर ये 4 जगह हैं। हवा है, ज़मीन के नीचे है, और पानी है। इन 4 जगहों पर आपको क्या मिलता है? चीज़ें मिलती हैं, थिंग्स। ये जो एक वर्ड ना थिंग, ये बड़ी अहमियत का आमिल है। पिछली कई वीडियोस में मैं इसको बताया है और बार बार मैं बताता हूँ ताकि आप इससे ना हटें। आपकी ज़मीन पर चीज़ें मौजूद हैं, पूरी ज़मीन पर, ज़मीन के ऊपर भी, ज़मीन के नीचे भी, हवा में भी, पानी में भी चीज़ें मौजूद हैं। ये बेसिकली 2 तरह की हैं, या तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या तो जानदार हैं या बेजान हैं। इन्हीं चीज़ों को एक और तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं, उनकी क्लासेस बना सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि विजिबल हैं और कुछ इनविजिबल हैं, जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आती हैं वो चीज़ें, और जो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती वो चीज़ें। अब इसमें जानदार और बेजान की तमीज़ ख़त्म हो गई। मतलब जो चीज़ें आपको अपनी आँख से नज़र आ रही हैं वो विजिबल ग्रुप में आ गई, जो नज़र नहीं आ रही वो इनविजिबल ग्रुप में चली गई। ये सेकंड क्लासिफिकेशन मैंने इन सारी चीज़ों की कर दी। तीसरे तरीके से क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हम जो शुरू में क्लासिफिकेशन की थी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स जो जानदार चीज़ें हैं उनको आप साइड में रख दें, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको लेके चलें। तो उसमें हमारे पास स्टेट्स आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3, जो कि ट्रेडिशनल या क्लासिकल हैं, सब यही बताते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 स्टेट और हैं, प्लाज्मा भी है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है। टोटल मिला के 5 स्टेट्स हैं मैटर की। तो ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं वो या तो सॉलिड हैं, या लिक्विड हैं, या गैस हैं, या प्लाज्मा हैं, या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हैं। ये एक और तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन कर दी चीज़ों की। एक और तरीके से चीज़ों की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चीज़ें या तो एलिमेंट हैं, या कंपाउंड हैं, या मिक्सचर हैं। यानी कि आपकी ज़मीन पर जो चीज़ें मौजूद हैं ना, अब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका सिस्टम ख़त्म। अब आप इन्हीं सारी चीज़ों को, जो ज़मीन के ऊपर चीज़ें हैं, ज़मीन के अंदर चीज़ें हैं, हवा में चीज़ें हैं, या पानी में चीज़ें हैं, उनको एक और तरह से देखिए कि इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो एलिमेंट हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो कंपाउंड हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो मिक्सचर हैं। अब मैं जो आपको नज़र आ रहा हूँ, मेरी शर्ट नज़र आ रही है, ये मार्कर नज़र आ रहा है, ये बोर्ड नज़र आ रहा है, ये इंक नज़र आ रही है आपको, ये भी इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में लाजमी आएंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। ज़मीन पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं, जाहिर सी बात है मैं भी ज़मीन पर हूँ, तो ये चीज़ें, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये सब कुछ भी ज़मीन पर ही है। तो मैं जो है या तो एलिमेंट होऊंगा, या कंपाउंड होऊंगा, या मिक्सचर होऊंगा, इससे बाहर नहीं हो सकता, ये बात तय है। इसी तरह ये बोर्ड या तो एलिमेंट होगा, या कंपाउंड होगा, या मिक्सचर होगा। ये इंक है, या तो एलिमेंट होगी, या कंपाउंड होगी, या मिक्सचर होगी। अब हमारी ज़मीन पर ये जो मिक्सचर है, 90% चीज़ें मिक्सचर्स होती हैं। इनमें क्या होता है? मिक्सचर्स किन चीज़ों को कहा जाता है? जिसमें आप चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, कम से कम 2 चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर देते हैं, उसको मिक्सचर कहा जाता है। समझ आ गई बात आपको? कम से कम 2 चीज़ें, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मिक्स होने के बावजूद भी उन चीज़ों की इनफरादी हैसियत उस मिक्सचर में बरकरार रहती है। मतलब एक आप आयरन को जो है वो पाउडर फॉर्म में ले आइए, लोहे को, और सल्फ़र ये भी पाउडर फॉर्म में बाज़ार से मिलता है, ये भी ले आइए आप। दोनों सॉलिड हैं, दोनों को पाउडर करके मिक्स कर दीजिए,
मिक्स होने के बाद भी, पाउडर फॉर्म में होने के बाद भी, मिक्स होने के बाद भी आयरन अंदर आयरन ही रहेगा और सल्फ़र सल्फ़र ही रहेगा। उनकी उस चीज़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी कि अंदर मिक्स होने के बाद आयरन कुछ और बन गया, नहीं, वो आयरन ही रहेगा। आपने उसको सिर्फ पाउडर फॉर्म में, और सल्फ़र सल्फ़र ही रहेगा, आपने उसको पाउडर फॉर्म में दोनों को मिक्स कर दिया। ये मिक्सचर्स कहलाते हैं। तो एलिमेंट को मिक्स कर दें, एक तरह का मिक्सचर ये होता है, या आप कंपाउंड्स को मिक्स कर दें, एक तरह का मिक्सचर ये होता है, या एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स कर दें, एक तरह का मिक्सचर ये होता है। उसके बाद 9% चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स किनको कहा जाता है? ऐसी चीज़ों को जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलके बनती हैं, ऐसे एटम्स से मिलके बनती हैं जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ की हैं। एटम्स की भी तो फैमिलीज़ हैं ना। मिसाल के तौर पर पानी को ले लीजिए, H2O। पानी को हम देखते हैं तो दो फैमिलीज़ के एटम्स यहाँ पे नज़र आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। समझ में आ गई बात? तो पानी क्या है? कंपाउंड है। आपकी ज़मीन पर 9% चीज़ें ऐसी हैं। ये जो क्लासिफिकेशन की है ये मेरी अपनी की हुई है, ठीक है ना भाई, इसमें कमी ज़्यादती हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि ज़्यादातर चीज़ें मिक्सचर ही होती हैं ज़मीन पर। उसके बाद कंपाउंड का नंबर आता है। एलिमेंट जो है ये 1% चीज़ें एलिमेंट हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी ज़मीन पर आपको एलिमेंट्स ढूंढने में सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। कंपाउंड्स ढूंढने में वो 9% हैं, कम परेशानी होगी। और मिक्सचर्स ढूंढने में तो आपको बहुत ही कम परेशानी होगी। यानी कि मैंने अभी जो चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी, ये इंक, ये बोर्ड, ये मैं और ये मार्कर, तो ये प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है यहाँ पर कि ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई ये सब मिक्सचर्स हैं। समझ आ गई बात आपको? अब आगे चलते हैं ज़रा हम। ये जो सल्फ़र है हमारा, ये एलिमेंट है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ये सल्फ़र कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट है, ठीक है। और आधे चैप्टर के अंदर हम एलिमेंटल सल्फ़र को ही डिस्कस करेंगे। यानी कि सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है, बाज़ार से मिलती है, आप ले आइए, येलो कलर की होती है। उसके अंदर आपको सारे एटम्स एक ही ख़ानदान के नज़र आएंगे, सारे एटम्स एक ही जैसे नज़र आएंगे, सबके पास एक ही तादाद के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, सारे एटम्स। कोई उसमें आपको ये नहीं नज़र आएगा कि दूसरी फैमिली के सारे एटम्स आपको सल्फ़र के ही नज़र आएंगे उसके अंदर, उस येलो पाउडर के अंदर, उस येलो सॉलिड के अंदर। समझ आ रही है बात आप? कोई हाइड्रोजन के एटम्स नज़र नहीं आएंगे उसके अंदर, कोई ऑक्सीजन के एटम्स नज़र नहीं आएंगे, सारे सल्फ़र के ही एटम्स आपको नज़र आएंगे। तो हम सल्फ़र की कौन सी स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं अब? एलिमेंटल फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं आधे चैप्टर में। आधा चैप्टर होने के बाद फिर ये जो कंपाउंड है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये कंपाउंड H2SO4 इन्होंने दिया है। इसमें आप देखें ये सल्फ़र आपको नज़र आ रहा है, H2SO4, ये एक चीज़ है। सल्फ्यूरिक एसिड बाज़ार से मिलता है, ये भी ले आइए। अब ये लेके आएंगे आप तो आपके जहन में फ़ौरन यही बात आएगी, यार पता नहीं ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, या ये मिक्सचर है। ये कंपाउंड है क्योंकि डिफरेंट एटम्स से मिलके बना है ये सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन के एटम्स भी हैं, सल्फ़र के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड को आप सल्फ़र का कंपाउंड भी कह सकते हैं, इसी सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऑक्सीजन का कंपाउंड भी कह सकते हैं, और इसी सल्फ्यूरिक एसिड को आप हाइड्रोजन का कंपाउंड भी कह सकते हैं। देखें, 3 डिफरेंट फैमिलीज़ के एटम्स यहाँ पे यकजा हुए हैं ना। तो आधा चैप्टर जो है वो सल्फ़र के कंपाउंड, बहुत सारे हैं सल्फ़र के कंपाउंड, लेकिन एक कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसके यूजेस, उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसकी तैयारी के बनाया कैसे जाता है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हम ज़रा सल्फ़र, एलिमेंटल सल्फ़र का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या है इसका इंट्रोडक्शन? ठीक है भाई। पहली बात, ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये 6A ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है। इसका एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 32, और इसका एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है? वो 16 है। ठीक है भाई। इसके अलावा एंशियंट टाइम्स, चौथी हेडिंग आ जाएगी एंशियंट टाइम्स, कदीम वक्तों से। एंशियंट टाइम्स, कदीम वक्तों से
बहुत पहले से, लगभग 1000 BC, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के भी 1000 साल पहले से लोग इसको, सल्फ़र को जानते थे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से जानते थे? इसका यूज़ भी करते थे। दो तरह से इसका यूज़ किया जाता था। एक तो मेडिसिन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था सल्फ़र का। BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। मेडिसिन के तौर पे सल्फ़र का इस्तेमाल होता रहा था पहले, ठीक है। और दूसरा यूज़ जो था इसका वो जर्मीसाइडल इफ़ेक्ट। जर्मीसाइडल वर्ड निकला है जर्म से। भाई जरासीम तो पहले भी होंगे ना। ये अलग बात है कि उस ज़माने में किसी को जरासीम का पता नहीं होता होगा, लेकिन ये पता होता है हाँ चीज़ें तो ख़राब हो रही हैं भाई। अब चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं उनको कौन सी चीज़ ख़राब कर रही है ये उन्हें नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि भाई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बस आज हमें पता है कि ये चीज़ें ख़राब करने के पीछे जर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये हैं जो कि उनको ख़राब करते हैं चीज़ों को। तो सल्फ़र का ये कमाल होता था कि जर्म्स जो हैं, जिस चीज़ पे इसको लगाया जाता था वो ख़राब नहीं होती थी, उसको जर्म्स नहीं लगते थे। तो ये जर्मीसाइडल इफ़ेक्ट जो है ये भी सल्फ़र का होता था। लेवोइज़र ये वो साहब थे सबसे पहले जिन्होंने बात बताई कि भाईजान ये जो सल्फ़र है इतने टाइम से जो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कब? 1787 में लेवोइज़र ने बताया कि ये सल्फ़र क्या है, ये एक एलिमेंट है। यानी कि हमारी दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत ही कम हैं, 1% हैं, जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिलके बनती हैं, जिनको एलिमेंट कहा जाता है। लेवोइज़र ने ये बात बताई इसकी। ठीक है भाई, आगे चलें। अच्छा, अब इसकी ज़रा सल्फ़र एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स। जो बच्चे बुक खोल के बैठे हैं उनको तो सब नज़र आ रहा होगा कि हाँ सर क्या क्या बता रहे हैं। सब कुछ सामने लिखा हुआ है, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सेकंड हेडिंग इसकी सल्फ़र एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब सल्फ़र तो आपको पता है कि एक एलिमेंट है। अब ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, इसके लिए आप ज़रा एलोट्रॉपी को समझ लीजिए। पहले भी कई वीडियो में बनाया, एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है एलोट्रॉपी के ऊपर। द एग्जिस्टेंस, मौजूद होना, एग्जिस्टेंस मतलब मौजूद होना, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मौजूद होना, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one form, एक से ज़्यादा शक्लों में किसी एक ही एलिमेंट का मौजूद होना। ये बात बड़ी गौर तलब है। यानी कि तीन अलग चीज़ें हैं। मिसाल देके समझाता हूँ। कोयला, कोल है, आपको पता है, वैसे ये मिक्सचर है, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल सपोज करता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये कार्बन जो है, कार्बन, कि ये कोयला जो है वो प्योरली कार्बन के एटम से मिलके बना है। मतलब आपको ये बात कंफर्म हो गई कि कार्बन के एटम्स को मिलाएंगे आप तो कोयला ही बनेगा। ठीक है, आप ईंटों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, उससे दीवार बनेगी ना, वॉल बनेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि डस्टर बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा कि मार्कर बन जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ब्रिक्स को मिलाएंगे उससे वॉल ही बनेगी, दीवार ही बनेगी, दूसरी तीसरी चीज़ थोड़ी ना बन सकती। ठीक है, क्योंकि आपने ईंटों को मिलाया, ब्रिक्स को मिलाया। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कार्बन के एटम्स को जब आप मिलाएंगे तो उससे कोयला ही बनना चाहिए, लेकिन कार्बन के एटम्स को आप मिला रहे हैं, कभी तो कोयला बन रहा है और कभी डायमंड बन रहा है। जी, डायमंड भी प्योरली कार्बन के एटम्स से ही मिलके बनता है। ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है भूलिएगा मत। ऐसी चीज़ जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम्स से मिलके बनती हैं। तो कोल जो है उसमें सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं, तो ये कोल जो है वो कार्बन एलिमेंट कहलाया। डायमंड जो है वो भी कार्बन एलिमेंट ही कहलाया, क्योंकि उसके अंदर भी कार्बन के ही एटम्स हैं। ग्रेफाइट, ये पेंसिल की नोक जो होती है आपकी, ग्रेफाइट जिसको कहते हैं,
ये भी प्योरली कार्बन के एटम से ही मिलके बनती है। अब बोलिए आप क्या करेंगे? आप तो कह रहे थे सर कि वो जो है वो ईंटों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? दीवार ही बनेगी हमेशा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कार्बन के एटम्स को मिलाएंगे तो एक चीज़ बननी चाहिए ना। ये कार्बन के एटम्स को मिला रहे हैं, कभी कोयला बन रहा है, कभी डायमंड बन रहा है, कभी ग्रेफाइट बन रहा है। थोड़ी सी तरमीम कर लेते हैं इसमें। ईंटों को मिला के यकीनन जो है वो दीवार ही बनती है, लेकिन अगर आप वो जो ईंटें मिला रहे हैं, अगर आप उनकी थोड़ी अरेंजमेंट चेंज कर दें, रहें ब्रिक्स ही लेकिन उनकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर थल्ला जिसको कहते हैं, उर्दू में हम तो थल्ला कहते हैं, ठीक है, या इसको बेंच कहा जाता है। पत्थर की जो बेंच होती है, बेंच, ब्रिक्स लीजिए बहुत सारी, और ये ब्रिक्स जो हैं वो एक के ऊपर एक जमा के इस तरह जो है ना वो ब्रिक्स सारी रख दीजिए, ठीक है भाई। ऊपर प्लस्तर कर दें। शाम में बैठे हुए फारिग, थोड़ा मौका मिला, चलो भाई यहाँ बैठ जाते हैं। ये बेंच बनी हुई है, पत्थर की बेंच बनी हुई है। इसमें क्या है? इसमें ब्रिक्स हैं। क्या ब्रिक्स को एक जगह जमा नहीं किया आपने? किया है। तो क्या दीवार बनी? दीवार तो नहीं बनी। क्या बनी? बेंच बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर दफ़ा ब्रिक्स को मिलाने से दीवार नहीं बनेगी, कुछ और चीज़ें भी बन सकती हैं। लेकिन करना सिर्फ आपने यह है कि आपने अरेंजमेंट ब्रिक्स की चेंज कर देनी है। 3 वर्ड्स याद रख लें, ब्रिक्स की अरेंजमेंट चेंज। यहाँ पर ब्रिक्स जो है वो आपने दूसरे तरीके से अरेंज की तो ये बेंच बन गई। इसी तरह ब्रिक्स को जब आप ऐसे सीधे सीधे उठा के अरेंज करेंगे तो वॉल बन जाएगी, दीवार बन जाएगी। तो दीवार और ये बेंच दो अलग चीज़ें बन गई ना, यही हुआ। लेकिन दोनों के अंदर, दीवार में और बेंच में, है क्या? है तो ब्रिक्स ही। तो कोयले के अंदर भी कार्बन के एटम हैं, डायमंड के अंदर भी कार्बन के एटम हैं, और ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन के ही एटम हैं। फ़र्क क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट जो है, जो अरेंज किया गया है, जो तरतीब है कार्बन के एटम्स की, जिस तरह कार्बन के एटम्स जिस डिज़ाइन से अंदर मौजूद हैं, वो डिज़ाइन यहाँ पर चेंज है, वो डिज़ाइन यहाँ पर चेंज है, और वो डिज़ाइन यहाँ पर चेंज है जिस डिज़ाइन से कार्बन के एटम्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं। उसी वजह से ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें बनी। क्लियर हो गई ये बात? इसीलिए ये तीनों चीज़ें जो है वो क्या कहलाएंगी? एलोट्रॉपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, तीनों एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा हालतों में, एक से ज़्यादा शक्लों में। फॉर्म का मतलब शक्ल। तो एक से ज़्यादा शक्लों में अगर एक ही एलिमेंट अवेलेबल है तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? इसको एलोट्रॉपी कहेंगे। और ये जो 3 हैं इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। या तो इनको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहेंगे या सिंपली एलोट्रॉप्स कहेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। या एक और नाम है इनका एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ये भी कहा जाता है इनको। एलोट्रॉपिक फॉर्म कह लें आप, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन कह लें, या सिंपली इनको एलोट्रॉप्स कह लें। तो ये क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बिल्कुल इसी तरह सल्फर के भी मुख्तलिफ एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे मिटा दूँ। कौन कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स? एलोट्रॉप्स जो सल्फर के हैं वो 3 यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर 3 यहाँ पर डिस्कस किए गए। रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, इसको हम ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अल्फा सल्फर भी कहते हैं। एक तो ये है रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर, दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक, या फिर इसको हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। ये बी से मिलता जुलता लेटर है। ये ग्रीक ABCD है ना, तो ग्रीक में, इंग्लिश में तो ABCD ABCD ये है। ग्रीक यूनानी ज़बान की जो ABCD है उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, लैम्डा ये सब आते हैं। तो ये बीटा जो है ग्रीक लैंग्वेज का बी है, लेकिन ये बनता है इससे, तो इसको हम बीटा जो है वो भी कहते हैं। इसका नाम जो है वो
बीटा सल्फर कहते हैं, बीटा सल्फर, और तीसरा नाम भी है इसका बीटा सल्फर, और इसको प्रिज्मेटिक सल्फर। ये एमसीक्यूज में इस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक सल्फर कहें आप, या बीटा सल्फर कहें, या प्रिज्मेटिक सल्फर कहें। तीसरा जो एलोट्रॉप है सल्फर का, 3 ही नहीं है, ये याद रहे, 3 से ज़्यादा एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो प्लास्टिक सल्फर कहलाता है, या उसको गामा सल्फर भी कहते हैं। ये उल्टा इस तरह से बनता है, आर की तरह का, गामा सल्फर। इन 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है फिर और मुस्कुराते रहना है। चलें ज़रा देखें इसकी, हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया। अब रोम्बिक सल्फर को देख लेते हैं पहले। रोम्बिक सल्फर, या इसको अल्फा सल्फर भी कहा जाता है, ठीक है भाई। पहली बात, मोस्ट स्टेबल है ये, मोस्ट स्टेबल है ये। स्टेबल का क्या मतलब होता है? जो अपने वजूद को कायम रख सके। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। ये जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, किसी भी रूम टेम्परेचर से मतलब किसी भी बिल्डिंग का, इस वक्त इस रूम का, किसी लैब का, वो रूम टेम्परेचर जिसमें इंसान आराम से रिलैक्स होके सांस ले सकते हैं, उसको जो है वो रूम टेम्परेचर कहा जाता है। बाहर जाते हैं आप हवा में, वो भी रूम टेम्परेचर है, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ रही है, वो भी रूम टेम्परेचर में ही आता है, ये भी बता दूं आप लोगों को। आर्टिफिशियल टेम्परेचर में आप तब्दीली करते हैं, जैसे कि पानी का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, पानी को चूल्हे पर रख देते हैं, उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, वेपराइज करते हैं, तो इस सीन में आप क्या कर रहे हैं? आप जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं ना, वो रूम टेम्परेचर नहीं है, वो हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नहीं है, वो आर्टिफिशियल टेम्परेचर है जो कि आप उसको दे रहे हैं बॉयल करके, या और दूसरा फ्रीज़ करके, किसी को चीज़ को ठंडा जो आप कर रहे हैं फ्रिज में रख के, वो भी आर्टिफिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। मशीनरी वाला या मैकेनिकल टेम्परेचर जो ज़बरदस्ती का दिया जाता है, चाहे गर्म करके या ठंडा करके, वो आर्टिफिशियल कहलाता है, वो रूम टेम्परेचर नहीं कहलाता। तो रोम्बिक सल्फर ये मोस्ट स्टेबल है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसकी वजह स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लीजिए आप, पेट्रोल है, आपने पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाया और थोड़ा सा बोतल में लेके आ गए। बोतल में जब तक है वो तो आपको लिक्विड ही नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसको खुला रख देते हैं बाहर, जब बोतल का ढक्कन खोल देते हैं, आप घूमने फिरने चले जाते हैं, सुबह आप उसको खोल के चले गए, शाम को वापस आए तो बोतल जो थी उसके अंदर ढक्कन खुला हुआ था उसका, ठीक है, और बोतल के अंदर इतना था, सुबह जब छोड़ के गए थे और वापस जब आए तो इतना रह गया। आपने बोला ये कहाँ चला गया? आप कहेंगे यार ये स्टेबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, इसने अपने आप को बदल लिया, ये किसी दूसरी फेज़ में चला गया, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो चीज़ रूम टेम्परेचर पे अपने वजूद को ना संभाल सके, हम उसको कहते हैं कि ये स्टेबल नहीं है। तो रोम्बिक सल्फर जो है मोस्ट स्टेबल है, ये रूम टेम्परेचर पे अपने आप को कायम करके रखता है। आप बाज़ार में चले जाइए, आपको जो सल्फ़र मिलेगा घर ला के रख दीजिए, 1 महीने बाद देखेंगे आपको वैसा ही सल्फ़र मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई तब्दीली आ जाए, ठीक है भाई। और अभी मज़ीद इसको मैं क्लियर करूँगा जब आगे में देखेंगे ना, ये हम दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखेंगे। तो ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन वर्ड पहले ही बता चुका हूँ, क्रिस्टल से निकला है, और क्रिस्टल का मतलब होता है एनी ज्योमेट्रिकल शेप। ये जो मार्कर है ये क्रिस्टलाइन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई क्रिस्टल की शेप नहीं है। ये जो बोर्ड है, हाँ ये क्रिस्टलाइन शायद हो सकता है। जब हम कहते हैं कि एनी ज्योमेट्रिकल शेप, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो उसकी किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। और इसी से वर्ड निकलता है क्रिस्टलाइन। तो ये जो है वो सल्फ़र, ये बाज़ार से जब आप लेके आएंगे तो ये आपको किसी ना किसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा। इसकी एक स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, यानी कि क्रिस्टल शेप। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म या ज्योमेट्रिकल शेप, इसको भी क्लियर कर दूं, पहले भी क्लियर किया कई दफ़ा।
क्रिस्टलाइन फॉर्म या क्रिस्टल या एनी ज्योमेट्रिकल शेप, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब सर्क्यूलर हो सकती है, गोल है तो गोल, आपको पता है सर्किल क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है, स्क्वायर क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है, रेक्टेंगल क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है, हेक्सागोनल क्या है, ऑक्टागोनल क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है, ऑक्टाहेड्रल क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो इसकी भी कोई ना कोई जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप है, इसीलिए ये क्रिस्टलाइन कहलाता है। तो ये क्रिस्टलाइन है रोम्बिक सल्फर, ठीक है, मतलब इसकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप है। वो क्या है अभी उसको भी डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है, इसका कलर कैसा होता है, पेल येलो, कलर कैसा होता है, पेल येलो, डैश आएगा बीच में, यानी कि ये पीला पीला सा होता है। अब बिल्कुल पीला नहीं कह सकते, अब ये रंगों का तो खैर मैं माहिर नहीं हूँ ना, ठीक है, तो ये पीला पीला सा होता है, लेकिन कब, जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आप बाज़ार से लेके आए, ये सॉलिड है, आपने ला के इसको जो है पीसना शुरू कर दिया, इसका पाउडर बना दिया, तो ये पेल येलो कलर उसका जब था जब ये सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रहा था आपको, यानी कि स्टोन्स की शक्ल में, पत्थर की शक्ल में था। जैसे कि नमक जो है वो बाज़ार से एक्चुअल नमक जो होता है वो पत्थरों की शक्ल में होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको पीस के जो है पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। तो बाज़ार से जो सल्फ़र मिलता है वो पाउडर की शक्ल में भी मिलता है और इस तरह स्टोन्स की शक्ल में सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। तो उस वक्त इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो पेल येलो। लेकिन अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे, आप इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका कलर जो है वो लेमन येलो हो जाएगा, लेमन येलो हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 113 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्या, क्योंकि ये सॉलिड है, आप इसको हीट देंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे ये अपनी स्टेट चेंज करना शुरू करेगा, सॉलिड से लिक्विड होना शुरू करेगा, पिघलना शुरू करेगा। उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे ये सल्फ़र मेल्ट होना शुरू करता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो 113 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये पिघलना शुरू करता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है। इसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी पे मैं पूरी एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब सर्च बार पर डेंसिटी लिख के आगे लिखें, बाय रटना नहीं, समझना है, डेंसिटी वाली वीडियो आ जाएगी, देख लीजिए, जिसमें मैंने डेंसिटी को तफसील से बताया। इसकी डेंसिटी है 2.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसकी डेंसिटी है। लेकिन याद रहे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी जनाब, जिस जगह पर आप हैं उस जगह का टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये डेंसिटी होगी, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी का ताल्लुक टेम्परेचर से भी होता है। तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, उससे चीज़ों की डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए जब भी डेंसिटी बताई जाती है आगे टेम्परेचर मेंशन किया जाता है कि भाईजान इस टेम्परेचर के ऊपर ये डेंसिटी होगी इस चीज़ की, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, सॉल्यूबल। जैसे नमक को हम पानी में मिलाते हैं, डिज़ोल्व हो जाता है ना आसानी से, कोई परेशानी तो नहीं होती। डिज़ोल्व का मतलब ये है कि नमक गायब हो जाता है, आप हिलाते रहें, नमक थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा उस पानी के अंदर, सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, नमकीन पानी बन जाएगा। इसको हम कहेंगे कि नमक डिज़ोल्व हो गया, मतलब नमक जो है वो सॉल्यूबल है पानी के अंदर। तो क्या ये सल्फ़र जो है, इसको पाउडर फॉर्म में लाने के बाद जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो क्या ये भी नमक की तरह डिज़ोल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा? नहीं, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता। सॉल्यूबल, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें हैं उनमें अगर आप डालें, दूसरे लिक्विड्स हैं उनमें इसको डालेंगे तो ये डिज़ोल्व उसमें ऐसे हो जाएगा जैसे कि नमक पानी में डिज़ोल्व हो गया। वो क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बन डाइसल्फाइड है, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें आप इसको डिज़ोल्व करें, ये हो जाएगा। बेंजीन जो है C6H6, इसमें डिज़ोल्व करें, ये हो जाएगा।
और इसके अलावा डाई सल्फ़र डाई क्लोराइड, इसमें आप इसको डिज़ोल्व करें, हो जाएगा डाई सल्फ़र डाई क्लोराइड टर्पेंटाइन, ये ऑयल की एक किस्म है, इसमें आप इसको डिज़ोल्व करें, ये हो जाएगा एटसेट्रा। और भी चीज़ें हैं जिनमें जो है आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, और क्या क्या, अब इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलें। ये तो ख़ास मोटी मोटी बातें थी रोम्बिक सल्फ़र को लेके, मिटा दूँ। प्रिपरेशन, अगर आप इस रोम्बिक सल्फ़र को तैयार करना चाहते हैं, अब आप बोलेंगे सर ये तो मोस्ट स्टेबल है, ये तो पहले ही तैयार हुआ है, बाज़ार में पहले ही मिला हुआ है, बाज़ार से लेके आएंगे तो फिर कैसे तैयार करेंगे, किसी और चीज़ से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क रखिएगा ज़रा, सल्फ़र में हमारे पास इम्प्योरिटीज़ भी तो होती हैं, शहद होता है ना, शहद जो है खालिस भी होता है, प्योर भी होता है हनी, और इम्प्योर भी होता है, बोलते हैं हम। इम्प्योर हनी क्यों है? क्योंकि उसमें मिलावट है, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स की गई हैं, मिलावट है। इसी तरह सल्फ़र जो आप बाज़ार से लेके आते हैं ना, अच्छी क्वालिटी का भी होता है, बुरी क्वालिटी का भी होता है। ऑर्डिनरी सल्फ़र जो आप लेके आएंगे बाज़ार से, ऑर्डिनरी सल्फ़र, आप देखेंगे कि इस मोनोक्लिनिक सल्फ़र को ही ऑर्डिनरी सल्फ़र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे परेशान मत होइएगा। यहाँ पर ऑर्डिनरी सल्फ़र या आम सल्फ़र बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि जिसमें इम्प्योरिटी मौजूद है, इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, जिसमें कुछ चीज़ें दूसरी मिक्स हुई हुई हैं, मिलावट है, इसके अंदर मट्टी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि उसके अंदर मौजूद है। तो आप अगर इसको तैयार करना चाहते हैं तो ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं इस ऑर्डिनरी सल्फ़र को रोम्बिक सल्फ़र जैसा नहीं बनने देगी। पहले इस बात को ज़रा समझिएगा, ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं इसको ऑर्डिनरी सल्फ़र ये वैसा नहीं होगा मौजूद जैसा कि इसको होना चाहिए इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से। यानी कि रोम्बिक सल्फ़र ऑर्डिनरी है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें जैसे जैसे इम्प्योरिटीज़ शामिल होती गईं, अब इसने अपनी वो शक्ल खो दी जैसी इसकी थी, जो इसकी पहचान थी, जिससे आप इसको देखते ही पहचान लेते थे कि भाई ये रोम्बिक सल्फ़र है, उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से। अब दोबारा तैयारी से मतलब ये कि आप इस सल्फ़र को दोबारा वही शक्ल देना चाहते हैं जो इसकी थी पहले, तो इसके लिए पहले क्या करें, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करें, इम्प्योरिटीज़ को इसमें से निकालें। जो बाज़ार से आप सल्फ़र लेके आएँ, ऑर्डिनरी सल्फ़र लेके आएँ, इसको रिमूव करें। तो इसके स्टेप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपने इसको रिमूव करना है, जो इम्प्योरिटीज़ इसमें शामिल है। इसका तरीकाकार क्या है, कैसे रिमूव करेंगे? क्या छानेंगे उसको? नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि आपको सल्यूशन बनाना पड़ेगा पहले। ये सल्फ़र जो है वो सॉलिड आप बाज़ार से लेके आए हैं, ठीक है, इसको पाउडर में कन्वर्ट कीजिए। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसको जो है वो एक कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड या तो ये लीजिए, बाज़ार से मिलता है, इसको भी साथ लेके आइए, या डाई सल्फ़र डाई क्लोराइड, ये बाज़ार से ले आइए, लिक्विड से हैं दोनों के दोनों, ठीक है, बर्तन में डाल लीजिए। उसमें से आप इस सल्फ़र का पाउडर बनाइए और वो डाल दीजिए। तो सल्फ़र होगा और कार्बन डाइसल्फाइड होगा, ये सल्फ़र इसमें क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, और ये बन के क्या बना लेगा, इसका ये सल्यूशन बन जाएगा, सल्यूशन। अब आपने क्या करना है, अब जैसे ये सल्यूशन बन जाएगा, आपने जो है इसको स्लोली एवापोरेट करना है, स्लोली एवापोरेट। अब स्लोली एवापोरेट कैसे होगा, जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करते रहेंगे तो क्या होगा, इस सल्यूशन में से सल्फ़र जो है वो बाहर आ जाएगा, सल्फ़र जो है वो बाहर आ जाएगा। किस शक्ल में बाहर आएगा, वेपर्स की शक्ल में बाहर आएगा, वेपर्स की शक्ल में बाहर आएगा। जैसे पानी को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में, आबी बुखारात में, स्टीम में, भाप में। उसी स्टीम, भाप या वेपर्स, वाटर वेपर्स को आप अलग से एक जगह इकट्ठा कर लें,
उनको थोड़ा सा ठंडा करें, वही वाटर वेपर्स दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे पानी में, लिक्विड वाटर में। ठीक है, जिस तरह से ये हमारी बारिशें होती हैं, समंदर का पानी एवापोरेट होता है। ठीक है, यानी कि वेपर, वाटर वेपर्स बन के आसमान पे जाते हैं। ये वेपर्स जब आसमान पे जाते हैं तो वहाँ इनको ठंडक मिलती है, आसमान पर ठंडक है, तो वो ठंडक की वजह से ये वाटर वेपर्स दोबारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी के छोटे छोटे कतरों में, और वही बारिश बन के ज़मीन पे गिरते हैं। समझ में आ रही है बात? तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी आप यही करेंगे। अब इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो तो नीचे ही रह जाएंगी, वो नीचे रह जाएंगी। ये सल्फ़र जो है ये वेपर बन के जो है वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? सल्फ़र जो है वो वेपर बन के बाहर आ जाएगा, और इन वेपर्स को आप अलग कर लें, सेपरेट अपने पास हासिल कर लें, एक जगह पर एक दूसरे बर्तन में इन वेपर्स को जो इकट्ठा कर लें। तो फिर क्या होगा दोबारा, और इसको थोड़ा सा ठंडा करें, कूल करें, ठंडा करें, तो दोबारा आपको जो अब जो इस बर्तन में मिलेगा वो प्योर सल्फ़र मिलेगा। जो इम्प्यूरिटीज़ थी वो पीछे रह जाएंगी। इम्प्यूरिटीज़ वेपर बन के ऊपर नहीं जाएंगी। इम्प्यूरिटीज़ जो भी मट्टी वट्टी गंद कचरा है वो यहीं रुक जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड यहीं रुक जाएगी, इसमें से वेपर्स निकल के सल्फ़र वेपर की शक्ल में बाहर आ जाएगा। दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लें, उन वेपर्स को थोड़ा सा ठंडा करें, दोबारा सल्फ़र जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। थोड़ा गीला गीला सा होगा, लेकिन जो है वो धीरे धीरे दोबारा पुरानी शक्ल में आ जाएगा। लेकिन अब जो ये शक्ल आपको मिलेगी, जो ये सल्फ़र आपको मिलेगा, अब इसकी शक्ल कैसी होगी? इसकी शक्ल होगी क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन यानी कि इनकी ये जो अब ठंडा होने के बाद सॉलिड हो चुका, ठंडा होने के बाद ये क्या बन गया? ये सॉलिड। ये जो सॉलिड आपको सल्फ़र मिला है ये क्रिस्टलाइन मिला है। अब क्रिस्टलाइन मिला है तो मतलब इस सॉलिड सल्फ़र की कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी। इसकी कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है मैं आपको बता देता हूँ। मिटाऊँ पहले इसको। इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब होता है 8, हेड्रल का मतलब होता है फेसिस, या इसको हम प्लेन भी कहते हैं। ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको? बोर्ड देखिए आप, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। प्लेन किस चीज़ को कहा जाता है? जो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। इस बोर्ड की देखें आप, इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है, इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, बस। तो इस तरह प्लेन, फेसिस का मतलब प्लेन है, तो ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब 8 फेसिस, 8 फेसिस वाली ज्योमेट्रिकल शेप इसकी बनेगी। अब 8 फेसिस वाली ज्योमेट्रिकल शेप कैसी बनेगी, बना के दिखा देता हूँ आपको। ये और ये और ये, फिर ये, और उसके बाद फिर पूरे तरीके से नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, लेकिन बहरहाल कोशिश करता हूँ कि बन जाए। अरे बन जाए यार, पढ़ाना भी है। ये हो गया, ये हाँ नहीं बनेगी भाई, चलो किसी तरह थोड़ी बहुत तो बन ही गई। अब ये जो शेप बनी, मैंने कहा ना 8 फेसेस, देखें एक फेस ये रहा, ये जो है ये एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा। अब ये जो मार्कर है ना, आप इसको देखिए और इन 3 फेसेस को देखिए, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस। अब इस मार्कर को देखिए, इसको मैं कैप लगा दूं पहले। हाँ अब देखिए, तो ये आपको जो साइड नज़र आ रही है यहाँ पर 3 फेसेस हैं, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, सही बात है ना? ऐसे ही 3 फेस मेरी साइड पर भी हैं,
बात नहीं समझ आई, दोबारा देखें। आपके सामने नज़र आ रहा है ये, इसको देखें और ये देखें, आपको नज़र आ रहा है एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस। इसी तरह के 3 फेसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। तो 3 आपकी साइड पे हो गए, 3 मेरी साइड पे हो गए। अब इस पिक्चर में मेरी साइड वाले फेस कहाँ से नज़र आएंगे? ये देखें आप, ये। अगर और तफसील से देखना है तो फिर आप देखिए, गूगल करके इमेजेस करें, ऑक्टाहेड्रल निकालें, आपको ये पिक्चर नज़र आ जाएगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो 3 फेसेस, 3 प्लेन आपकी साइड पर हैं, 3 प्लेन मेरी साइड पर हैं। तो ये कितने हो गए? 6 प्लेन। अब आप बोलेंगे सर ऑक्टाहेड्रल है, 8 प्लेन है। तो 2 प्लेन कहाँ गए भाई? एक प्लेन ये साइड में भी तो है, ये वाला, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा। समझ आ गई बात? एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा। तो इस तरह ये 2 ये हो गए, 8 हो गए, ऑक्टाहेड्रल। समझ आ गई बात? तो जो सॉलिड अब आपको मिलेगा वो ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, 8 फेसेस वाला। गूगल कर लें, जाहिर सी बात है ये वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट तो चल रहा है भाई, गूगल कर लें, क्रोम पे आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। एटम्स की अरेंजमेंट, इसके मॉलिक्यूल हैं क्या इसके अंदर? मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम। तो यहाँ पर जो सल्फ़र के एटम्स हैं उन्होंने कोई ग्रुपिंग भी की हुई है, इसको कहते हैं S8 मॉलिक्यूल। S8 मॉलिक्यूल। ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप है ना सल्फ़र की, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो एटम्स हैं उन्होंने जो 8-8 के ग्रुप बना रखे हैं, वो 8-8 एटम्स जो आपस में मिले हैं और जिन्होंने 8-8 एटम्स ने मिलके ये मॉलिक्यूल बनाया है S8। तो इसके अंदर इनकी 8 एटम्स अरेंज इस तरह से हुए हैं कि उन्होंने ऑक्टाहेड्रल शक्ल बना ली है उन 8 एटम्स ने। ये 8 एटम्स जो है ना, इनकी तरतीब कुछ यूँ है, ये पिक्चर भी बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, ठीक है भाई। एक ये रहा और ये रहा, देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 S S S S S S S। ये 8 जो है, इस तरह से इन 8 एटम्स की अरेंजमेंट हुई है, ये S8 मॉलिक्यूल कहलाता है। अब ये 8 एटम्स जो अरेंज हुए हैं ना, और इनकी अरेंजमेंट के बाद जो शक्ल सामने आई है इनकी, वो किस तरह की है? वो 8 फेसेस वाली है, वो ऑक्टाहेड्रल है। और यही वजह है कि ये जब S8 मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिले हैं आपस में, तो जो चीज़ बनी है सॉलिड सल्फ़र, उसकी शक्ल भी ऑक्टाहेड्रल ही है। ठीक हो गई बात? ये ख़त्म हो गई हमारे पास। और इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है सबके दरमियान, इस एटम इनके दरमियान, इनके 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 8 के 8 एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा है? वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है भाई, अब चलते हैं दूसरे मोनोक्लिनिक की तरफ। मोनोक्लिनिक सल्फर, या इसका दूसरा नाम क्या था? बीटा सल्फर, या इसका तीसरा नाम क्या था? प्रिज्मेटिक सल्फर। ठीक है भाई, इसकी क्या डिटेल्स हैं? ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी है, ठीक है। और ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन एक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसके टेम्परेचर की एक रेंज है, 96 डिग्री सेंटीग्रेड टू 119 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान जो ये अपने आप को, अपने वजूद को कायम रख सकता है मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर। अगर तो 119 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तब भी मामला ख़राब है, ये टूट फूट का शिकार हो जाएगा, ये मोनोक्लिनिक नहीं रह पाएगा। और अगर पीछे आता है टेम्परेचर, आप इसको ठंडा करते हैं, टेम्परेचर पीछे आता है 118, 115, 105, 100 और 99, 98, 97, 96 तक ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र मोनोक्लिनिक ही रहेगा। लेकिन जब टेम्परेचर इसका पीछे आ जाएगा और मज़ीद 95 पे आ जाएगा,
अब ये मोनोक्लिनिक नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, इससे पहले वाला क्या था, ये अब रोम्बिक बन जाएगा जी। अब ये क्या बन जाएगा, ये रोम्बिक सल्फर बन जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर रही होगी, जो होशियार बच्चे होंगे ना, बड़े स्मार्ट से, वो तो बोलेंगे सर एक बात तो बताइए, ये रोम्बिक सल्फर जो हमने देखा था उसका मेल्टिंग पॉइंट था 113 डिग्री सेंटीग्रेड, उस वाले का, और इसका टेम्परेचर हम इसको देखते हैं मोनोक्लिनिक को, तो ये मोनोक्लिनिक जो एग्जिस्ट करता है वो इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान करता है, 119 डिग्री सेंटीग्रेड और 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बोलेंगे सर इसके बीच में अगर हम इसको ठंडा करते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये आप लेके आए हैं, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, अभी मौजूदा इसका टेम्परेचर जो है, सपोज करें इसका मौजूदा टेम्परेचर 117 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप बाज़ार से मोनोक्लिनिक सल्फ़र लाएं, टेम्परेचर चेक किया 117 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इसको थोड़ा सा कूल किया, ये 116 हो गया, और कूल किया 115, और कूल किया 114, और कूल किया 113, हो गया। अब जब 113 पे आप पहुंचेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये अभी भी मोनोक्लिनिक ही है। अगर अभी भी ये मोनोक्लिनिक ही है, जैसा कि बताया गया है 96 से लेके 119, तो फिर वो क्या था, वो जो रोम्बिक था वो तो 113 पे, उसका मेल्टिंग पॉइंट जब 113 कहा जा रहा है, तो इसका मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर मोनोक्लिनिक तो होगा ही नहीं, वो तो रोम्बिक होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, वो तो रोम्बिक होगा। तो ये इसकी रेंज जो है वो बीच में, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन सल्फर जो है ये को एग्जिस्ट कर सकता है। को एग्जिस्ट मतलब एक साथ अपना वजूद कायम रखना, यानी कि कुछ टेम्परेचर रेंजेस ऐसी हैं जिसके अंदर दोनों स्टेट जो हैं, दोनों एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस जो हैं या एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं सल्फ़र की, वो एग्जिस्ट कर सकती हैं इन टेम्परेचर्स के दरमियान। और रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ये भी, इनके साथ भी ऐसा ही इशू है कि 96 से आगे और 119, थोड़ी सी इसमें कम्प्लेक्सिटी है। अब मैं इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जा सकता, वरना फिर बात बहुत तवील आगे चली जाएगी। बस अब ये मत पूछिएगा सर ये कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, अभी कैसे के जवाब के लिए तो अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल ये समझ लीजिए कि 96 और 119 के दरमियान जो है वो, ये दोनों मोनोक्लिनिक और ये वाला जो रोम्बिक है, ये दोनों स्टेट जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये 96 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसके बाद धीरे धीरे रोम्बिक में बदलाव आना शुरू होता है और वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मोनोक्लिनिक में, दूसरे वाले में 96 से ऊपर जाता है। 96 के ऊपर दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। 96 ये वो टेम्परेचर है जिस पे को एग्जिस्ट करते हैं ये दोनों। उसके बाद 97, 98 बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा कि रोम्बिक जो है वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, उसकी कन्वर्जन वहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये वो टेम्परेचर है जिस पे, इस टेम्परेचर का एक ख़ास नाम है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर, तो आपको एक छोटा सा जुमला वहाँ पे लिख देना है, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। द टेम्परेचर ऑन विच बोथ द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर एग्जिस्ट विच इज दैट इज 96 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट क्लियर। और कौन कौन सी हैं, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक हैं। आई नो कि ये, इसमें थोड़ी सी आपके जहन में कन्फ्यूजन होंगी, बात पूरी नहीं कर पाया हूँ, जाहिर सी बात है मैं, और अभी कर नहीं सकता, क्योंकि ये अब जहन में बात आ रही होगी कि दोनों कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कभी मौका लगा तो फिर ये बता दिया जाएगा इसके ऊपर तफसील से, लेकिन ये पॉसिबल है। अच्छा भाई, मोनोक्लिनिक सल्फ़र की बात ये भी हो गई, टेम्परेचर रेंज भी इसका हो गया,
क्रिस्टलाइन की बात हो गई, स्टेबल बिटवीन 96 डिग्री सेंटीग्रेड टू 119 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हो गया। अच्छा, इसके जो क्रिस्टल की शेप है, क्रिस्टल शेप इसकी कैसी है? इसकी क्रिस्टल की शेप है नीडल टाइप, सुई की तरह की है, नीडल टाइप इसका क्रिस्टल होता है। ठीक है, ऐसे लंबी लंबी इस तरह की होती है। आपको अगर ये बनाना पड़ेगा लैब में, ठीक है ना, तो आप लैब में जब इसको तैयार करेंगे, इसकी तैयारी का तरीका भी बताता हूँ अभी, तो उसके अंदर बाकायदा जो है आपको ये जब बनेगा तो इस तरह से लंबी लंबी नीडल्स जो हैं इसकी नज़र आएंगी। ये इसकी क्रिस्टल की शेप है। ठीक है भाई, इस क्रिस्टल को अगर आप इस नीडल को अगर आप लिटा देंगे ऐसे, तब इसका कलर कुछ और होगा, याद रखें, और ख़ुसूसियत कुछ और होगी। और अगर ये स्ट्रेट ऐसे खड़ा हुआ होगा तो इसकी ख़ुसूसियत कुछ और होगी। दोनों की अलग अलग बता देता हूँ। ठीक है भाई, ये ट्रांसपेरेंट होगा, डार्क येलो इसका कलर होगा इस शक्ल में। जब ये लेटा हुआ होगा इस तरह से डार्क येलो इसका कलर होगा, गहरे नीले रंग का, और ये ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि इसमें से लाइट आसानी से पास हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट पूरा तो नहीं होगा, ट्रांसल्यूसेंट कहना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल बुक में ट्रांसपेरेंट लिखा है, लाइट आसानी से आर पार हो जाएगी। ठीक है, और डार्क इन कलर होगा इसके नीडल्स अगर लेटे हुए हैं तो। अगर नीडल्स इस तरह से खड़े हुए हैं तो, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इसका जो है वो ये ओपेक हो जाएगा। ओपेक उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिसमें से लाइट जो है वो गुजर नहीं सकती, लाइट उनके आर पार नहीं जा सकती। जैसे कि ये बोर्ड है, लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती। मेरे शीशे का ग्लास नज़र आ रहा है आपको, ये ओपेक है। ठीक है भाई, और क्या है, इसका कलर कैसा हो जाएगा? लेमन येलो कलर का होगा अगर ये इस तरह से खड़ा हुआ है तो। और अगर लेटी हुई नीडल्स हैं तो इसका कलर डार्क येलो, और ये खुद क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना MCQs में आ जाती हैं। और क्या है, तो नीडल लाइक इसकी शेप है। दोनों तरह से मैंने इसके कलर बता दिए। ठीक है, दोनों तरह के डार्क येलो और लेमन येलो दोनों कलर मैंने आपको बता दिए। लेमन येलो कलर कब होगा? जब ये जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा और ओपेक होगा। आपके नोट्स के लिए ओपेक होगा। और डार्क येलो कब होगा? जब ये इसकी नीडल्स लेटी हुई होंगी और उस वक्त ये ट्रांसपेरेंट होगा। बड़ी बारीकियां हैं भाई, देखें, जो मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब चलते हैं इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे ये पिघलना शुरू होगा 119 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी डेंसिटी कितनी होगी? इसकी डेंसिटी जो है वो 1.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसकी डेंसिटी होगी। ये सॉल्यूबल क्या पानी में होगा? वाटर में? नो, ये भी पानी में सॉल्यूबल नहीं है। तो फिर किन चीज़ों में सॉल्यूबल है? कार्बन डाइसल्फाइड में ये जो है वो क्या है? सॉल्यूबल है। अच्छा, दूसरा ये रिवर्सेबल है। ये बात तो पता ही है आपको कि टेम्परेचर क्योंकि रुकता नहीं है, तो इस टेम्परेचर पर ही अपना वजूद कायम रख सकता है। टेम्परेचर पीछे होता रहेगा, 119 से पीछे चलें, 18, 17, 100 पे आएगा, 96 पे आएगा, 96 से पीछे जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी केमिकल इक्वेशन भी देख लीजिए। रोम्बिक, और यहाँ पर 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो दो एरो नज़र आ रहे हैं आपको एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए, ये आपको रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का बता रहे हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पर आ जाएगा मोनोक्लिनिक। इसकी प्रिपरेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है।
ट्रांजिशन टेम्परेचर भी मैंने आपको बता दिया, मिटा दूँ इसे। इसकी प्रिपरेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये लैब में तैयार करना है तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सल्फ़र ले आइए, ठीक है। लैब में आपको पता है एक चाइना डिश होती है, और इसके नीचे आप चूल्हा जला दीजिए। इस चाइना डिश के अंदर, जो चाइना डिश है, इसके अंदर आप सल्फ़र डाल दीजिए पाउडर फॉर्म में, ठीक है। ये सल्फ़र आ गया, पाउडर फॉर्म में मौजूद है। आपने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा, और 113 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, ये पिघलना शुरू हो गया। ये पिघलना शुरू होगा, मेल्ट होना शुरू हो गया, और सारा का सारा ये जो सल्फ़र है ये मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है, लिक्विड सल्फ़र मौजूद है, लिक्विड सल्फ़र मौजूद है। अब इसको उठा के यहाँ साइड पे ले आइए। आपको पता है दूध को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद दूध के ऊपर एक लेयर बन जाती है, किसकी, मलाई की, होता है ना ऐसा। तो जैसे ही आप इसको जब यहाँ पे लेके आएंगे, साइड में रखेंगे, ये ठंडा होना शुरू होगा, तो क्या होगा, इसकी जो ऊपर की लेयर है, ये जो ऊपर की लेयर है, ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर की लेयर है, पहले ये ठंडी होगी। तो जैसे जैसे ये सल्फ़र जो कि लिक्विड अभी फॉर्म में है ठंडा होगा, तो इसके ऊपर की लेयर ठंडी होगी पहले, और ये किस शक्ल में आ जाएगी, ये ऊपर की जो सरफेस होगी, ये सरफेस कैसी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। होता है ना पानी, हम कभी अगर इत्तेफाक हो डीप फ्रीज़र में देखें, पानी जो हम फ्रीज़ करने के लिए रखते हैं ना, तो कभी कभी पानी पूरे तरीके से फ्रीज़ हुआ नहीं होता, आइस बना नहीं होता, बल्कि उसका क्या होता है कि ऊपर से तो वो हमें सॉलिड नज़र आ रहा होता है, और यहाँ से तोड़ते हैं तो अंदर पानी भरा हुआ होता है। ऐसी सिचुएशन होती है ना आइस के साथ, कभी कभी आइस पूरी नहीं जमती तो अंदर पानी रुका हुआ होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम बनेगा। इसकी ऊपर से और साइडों से सल्फ़र जो है वो ठंडा होने के बाद, ठंडा होते होते क्या करेगा, सिर्फ इस जगह पे ही ये सख्त होगा और सॉलिड फॉर्म में आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 होल बनाने हैं। अपने चाहे फिंगर से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या किसी चीज़ से छोटे छोटे से होल बनाएं, और इस चाइना डिश को उठाएं और किसी दूसरे बर्तन में ऐसे उलट दें। तो अंदर जितना लिक्विड जो होगा, लिक्विड वाला सल्फ़र, वो इन होल्स से बाहर गिर जाएगा। अब आप इसको दोबारा रख दीजिए खाली करके, अंदर से जितना भी था इसका लिक्विड सल्फ़र निकल गया। अब इस चाइना डिश को आप ऐसे ही रख दीजिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये सारा सल्फ़र ठंडा होकर दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको तरीके से यहाँ से निकाल लीजिए, निकल आएगा पूरा का पूरा, चाइना डिश में से ये सल्फ़र निकल आएगा। ये अंदर से खाली होगा, याद रहे, सिर्फ यही पोजीशन होगी इसकी, और ये अंदर से खाली होगा। इसको हाथ में पकड़ के आप ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ दें, ठीक है। तो जैसे ही ये 2 हिस्सों में टूटेगा, अंदर से ये खाली है क्योंकि, तो फिर अब आपको यहाँ पर बाकायदा ये साइडों से, साइडों में आपको ये नीडल्स की शक्ल में सल्फ़र नज़र आएगा। किस शक्ल में, नीडल्स की शक्ल में नज़र आएगा। इन 2 हिस्सों में तोड़ दिया ना आपने बीच में से इसको, तो नीडल्स की शक्ल में ये नज़र आएगा आपको। समझ आ गई बात। इस तरह से इसकी जो है वो तैयारी होती है, किसकी, मोनोक्लिनिक सल्फ़र की, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया, नीडल शेप्ड। आखिरी जो हमारे पास अभी है वो प्लास्टिक सल्फ़र। ये सुपर कूल्ड फॉर्म है प्लास्टिक सल्फ़र। ये क्या है, सुपर कूल्ड फॉर्म। आप सल्फ़र लीजिए, इसको बनाने का तरीका, सल्फ़र लीजिए, उसको आप हीट कीजिए। हीट करने पे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा ये सल्फ़र। मेल्ट होने का मतलब सल्फ़र जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आपने इसकी जान नहीं छोड़नी अभी, आप इसको हीट करते रहें, और इसको इतना हीट करें, इतना हीट करें कि इसका टेम्परेचर 444 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। इतना टेम्परेचर इस लिक्विड का हो जाए। ये वो टेम्परेचर है जिस पे ये लिक्विड अब क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा।
इसमें से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब आप क्या करें, एक दूसरा बर्तन लें, इसमें ठंडा पानी हो, यह पानी, कोल्ड वाटर, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी जिसको कहते हैं ना, वो हो। ये जो उबलता हुआ सल्फ़र है, बॉयल होता हुआ, इसका टेम्परेचर बहुत शदीद है, ज़रा एहतियात से, हाथ मत जला लीजिएगा अपना, वो आपने एहतियात से इसमें ठंडे पानी में डाल देना है। तो अचानक इतनी गर्मी से इतनी ठंडक में जब ये आएगा तो इसकी जो शक्ल बनेगी वो ना तो मोनोक्लिनिक की होगी, ना तो वो रोम्बिक की होगी, बल्कि ये एक जो है रबर लाइक मास बन जाएगा, रबर लाइक मास बन जाएगा, रबर लाइक मास बन जाएगा। जैसे च्युइंगम नहीं होती, सॉलिड होती है पहले, फिर जब हम उसको खाते हैं चबा चबा के ऐसा रबर लाइक मास बन जाता है ना, तो ऐसा सल्फ़र यहाँ पे आपको मिलेगा। इस सल्फ़र को जब आप इसके एटम्स को चेक करेंगे अंदर, तो इसके एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो जिग-जैग होगी, जिग-जैग होगी। मोनोक्लिनिक की तरह एटम्स की अरेंजमेंट नीडल लाइक नहीं होगी, रोम्बिक की तरह एटम्स की अरेंजमेंट S8 फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। अच्छा हाँ, एक बात मोनोक्लिनिक के हवाले से बताना भूल गया, मोनोक्लिनिक के अंदर भी ये याद रहे कि मॉलिक्यूल्स S8 ही होंगे, जबकि यहाँ पर जो जिग-जैग स्टाइल के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इसकी शक्ल जो है इस तरह से होगी, जिग-जैग स्टाइल में, किसमें, प्लास्टिक सल्फ़र के अंदर, ठीक है भाई। लेकिन आगे आपको बता दूं कि ज़्यादातर केमिस्ट जो है इस प्लास्टिक सल्फ़र को जो है वो एलोट्रॉप कंसीडर नहीं करते। ये भी आपको पता होना चाहिए, MCQs में हो सकता है ये सवाल आ जाए। तो इसको जो है वो एलोट्रॉप कंसीडर नहीं करते सल्फ़र का, कुछ जो है इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर मेन चीज़ होता है हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। उस टेम्परेचर के ऊपर जो चीज़ अपना वजूद कायम रख सके, तो ये तो बनता ही इतने हाई टेम्परेचर पे, आप सोचिए ज़रा फिर ये कैसे अपने आप को स्टेबल रख पाएगा, ठीक है भाई। पार्ट 1 हो चुका इस सीरीज़ का, बड़ा बन गया, बहुत डिटेल्स थी नो डाउट। पार्ट 2 के अंदर अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र, और इसमें फ्रेश प्रोसेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे और मैं चेक करूँगा, हो सकता है मैंने इस पर वीडियो पहले से ही बना रखी हो, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। No like, no subscribe, only share.